नमस्कार दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में, जो जिसे जो कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसको कि सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। तो हम आज इस मैदान की स्थिति और उत्पत्ति पर विचार करेंगे। तो चलिए आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, तो दोस्तों एक काफ़ी लंबा समय बीत गया है, इसके बाद हम आए हैं आपके साथ। तो हो सकता है कुछ डिस्कन मतलब एक वो सततता वो वैसी ना दिखे, तो इसके लिए मैं पहले से ही क्षमा चाहूँगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारी सिंधु नदी, ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र। और इसका मैं और ये जो हमारा ये जो देख रहे हैं, ये जो स्लेटी कलर देख रहे हैं, इसको स्लेटी रंग, ये है मैदानी क्षेत्र। ये रहा सिंधु का मैदान और इधर से आगे आप इसको देख सकते हैं, ये गंगा का मैदान है। और फिर ये थोड़ा सा इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान मूलतः बांग्लादेश में अवस्थित है और भारत में ये काफ़ी सकरा है। सिंधु का मैदान जो है ये इस्लामाबाद से लेकर यहाँ कराची तक लगभग यूँ समझ लीजिए लगभग पूरा पाकिस्तान एक सिंधु का मैदान है। जो सिंधु के मैदान, जो पाकिस्तान का जो मैदान है, यहाँ खासकर जो पंजाब और सिंध का और बलूचिस्तान का भी बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। ये और यहाँ पर कराची के पास ये सिंधु नदी आकर अरब सागर में गिरती है। और यहाँ तक ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसका ये सिंधु का मैदान है। यानी कि ये सिंधु नदी के द्वारा, सिंधु नदी एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गया जो जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप है, उसके द्वारा ये बना है। और वैसे ही है यहाँ पर हमारा जो गंगा का मैदान, यहाँ हरिद्वार के पास ये गंगा पहाड़ों से उतरती है ज़मीन पर और फिर यहाँ से इनकी जो सहायक नदियाँ इनसे मिलती जाती हैं और आसपास में ये मिट्टी का भराव, जलोढ़ मिट्टी का भराव होता जाता है और एक पूरा एक जलोढ़ मिट्टी का मैदान बनाती है। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और इसलिए दुनिया की सबसे सघन आबादी के रूप में सघन आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। और इधर हमारा आप देख सकते हैं, ये धुबरी के पास से ये यहाँ से एक मैदानी भाग में एक मैदान बनाना शुरू करती है। यहाँ पर आगे फिर आके यहाँ गुवाहाटी है, दिसपुर, और यहाँ फिर ये बांग्लादेश में घुस जाती है, जहाँ इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। और ये फिर यहाँ से फिर ये पद्मा में मिलती है और इसके बाद इसे दोनों मिलकर यमुना ही कही जाती है यहाँ पर। और ये फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये जो क्षेत्र है पूरा सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है इसको, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। तो चलिए हम इसके परिचय की यदि बात करें तो अरे यार सॉरी, पेन नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं हाँ, परिचय की यदि हम बात करें तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जो भारत में जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ ये रहा हिमालय और इधर है हमारा विंध्याचल रेंज। ये जो देख रहे हैं इधर ये उठा हुआ भाग ये विंध्याचल रेंज है और इधर से ये अरावली रेंज है इधर से, और इधर ये विंध्याचल रेंज है। हिमालय के उत्तर और विंध्याचल के दक्षिण का जो हिस्सा है, पूरा जो मैदानी क्षेत्र है, इसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व फैले इस मैदान का जो ये जो मैदान है, इसका जो विस्तार है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 160 से लेकर 500 किलोमीटर तक है इसकी चौड़ाई। उत्तरी भारत का मैदान अधिकांशतः हिमालय तथा प्रायद्वीपीय प्रदेशों से निकलने वाली ये जो इस मैदान का जो निर्माण हुआ है, मतलब हिमालय से और जो दक्षिण में जो पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा एवं यमुना और उसके सहायक नदी हैं, और प्लस दक्षिण में जो गंगा की सहायक, यमुना की सहायक नदी से चंबल हो गई, कैन है, बेतवा है, फिर गंगा की सहायक नदी सोन, दामोदर, इन नदियों द्वारा लाए गए जो जलोढ़ मिट्टी लाई गई है, इनके अवसादों से निर्मित है ये, इनके द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है ये मैदान। इसकी जो औसत गहराई है 1300 से 1400 मीटर तक है और सबसे अधिक अभी तक जो सर्वाधिक जब गहराई इसकी आंकी गई है या नापी गई है वो है यमुनानगर के और अम्बाला के बीच में 8 किलोमीटर, और एक औसत इसके मतलब माना गया अभी तक, लेकिन रिकॉर्ड इतना ही है सबसे ज़्यादा। तो चलिए अब हम इसकी उत्पत्ति को लेकर बात करते हैं। यदि इसकी उत्पत्ति को बात करें तो ये विशाल मैदान की उत्पत्ति को लेकर दिए गए सिद्धांत इस प्रकार है। पहला तो है कि अग्रगर्त का जलोढ़ीकरण, फिर है दूसरा भ्रंश घाटी अथवा रिफ्ट वैली का भरण,
और सागर का अपगमन का सिद्धांत और टेथिस सागर के अवशेष, ये 4 सिद्धांत हैं इसके लिए। चलिए हम पहले अग्रगर्त का जो जलोढ़ीकरण है इसके बारे में बात करते हैं। एक ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के एक प्रसिद्ध भूगर्भ विशेषज्ञ एडवर्ड स्वेस, ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें और फिजिकल ज्योग्राफी में एडवर्ड स्वेस का बारे में और भी अधिक हम लोग इस पर बात किए हैं। अक्सर ये जो जल जल मतलब कह सकते हैं कि जलीय गति से द्वारा बनने वाली आकृतियों पर इनका काफ़ी अच्छा रिसर्च रहा है, बहुत ज़्यादा शोध रहा है इनका। इनके अनुसार हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात उस पर दक्षिण में एक अग्रगर्त बन गया, यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं कि ये एक हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय का निर्माण के लिए ऐसे इससे पहले एक, ये समझ सकते हैं, एक छोटा सा एक गर्त बन गया और कालांतर में धीरे धीरे यहाँ से इधर से भी कटा हुआ और इधर से भी कटा हुआ, जिसके कारण ये क्षेत्र भरता गया और एक अ, और गंगा का जो मैदान है वो निर्मित हुआ। यह अग्रगत एक बड़ी भूसन्नति के समान था। जियो सिंक्लाइन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जमीन एक धंस गया, जमीन ही यहाँ पर नीचे दब गया और एक काफ़ी बड़ी खाई का निर्माण किया, जिसके बाद जिसमें भराव के कारण ये हुआ। उत्तरी भारत के मैदान की तलहटी प्रायद्वीप के कठोर चट्टानों का बना हुआ था और इसमें ऐसा कहा गया कि जो ये तलहटी है वो प्रायद्वीपीय भाग की जो चट्टानें हैं, कठोर चट्टानें, लावा द्वारा निर्मित चट्टानें, उनके समान ही ये भी कठोर थी, वह उसी का हिस्सा था। और इस अग्रगर्त में निरंतर जलोढ़ मिट्टी के भरने से उत्थान होता गया, क्योंकि यहाँ पर बार बार मिट्टी आया, भरता गया और ऐसे परत दर परत ये भरता गया और सदियों और सहस्रावधियों में, मतलब 100 साल, 200, 1000, 10,000 सालों में ये भर गया पूरा। अब इसकी गहराई अब 1400 से 1300 मीटर की मानी जाती है औसत। आप समझ सकते हैं इसको भरने में कितना समय लगा होगा। हिमालय में प्रायद्वीपीय भाग से नदियों द्वारा जलोढ़ निक्षेप एकत्रित किए गए, जिससे उत्तर भारत के मैदान एक समतल रूप धारण करता गया। लेकिन इसकी कई आलोचनाएं भी हैं, जैसे यहाँ का जो कह सकते हैं कि मतलब इसकी जो तलहटी है, इतनी बड़ी खाई के रूप का खाई दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। उसके बाद भी ये कई आलोचना हुई, इसके बावजूद इसे एक विश्वसनीय सिद्धांत माना जाता है। ये सिद्धांत है काफ़ी विश्वसनीय है, जितने भी सिद्धांत दिए गए उनमें से ये काफ़ी विश्वसनीय सिद्धांत है इसके लिए। अब नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं भ्रंश घाटी अथवा रिफ्ट वैली की भरण का सिद्धांत। ये दिवाली, ये टाइपो एरर है यहाँ पर, एक पर रिफ्ट वैली अथवा रिफ्ट वैली का भरण का सिद्धांत। भ्रंश घाटी को हिंदी में, एक मिनट इसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। सीधा इसको याद रखिए, भ्रंश घाटी का भरण का सिद्धांत। तो इसमें हुआ कि इसका जो दिया गया है, ये जो सिद्धांत दिया गया, ये सिद्धांत हमारा सर जी बुर्राड के द्वारा दिया गया है। ये है सर जी बर्राड। इनके अनुसार उत्तरी भारत के मैदान की उत्पत्ति जो है एक रिफ्ट घाटी में अवसादों के एकत्रित होने से हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति के दौरान हिमालय एवं विंध्य पर्वतमाला के बीच एक विशाल रिफ्ट घाटी उत्पन्न हो गई थी। इस घाटी में हिमालय से उतरने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद एकत्रित होते गए, जिसके फलस्वरूप भारत में विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई। हालांकि ये सिद्धांत विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इसके लिए रिफ्ट घाटी के सिद्धांत को आधुनिक भूगर्भ विशेषज्ञ जो है उसको सहमत नहीं होते, क्योंकि ये जो रिफ्ट घाटी है ये बहुत ही विशाल है। आप देख सकते हैं इसकी 500 किलोमीटर तक चौड़ाई है। इतनी चौड़ी रिफ्ट घाटी दुनिया में न देखी गई है और ना ही उसके कहीं प्रमाण या फिर उसके कोई संकेत हैं कि इतनी बड़ी रिफ्ट घाटी भी बन सकती है। तो इसलिए इसको नहीं माना गया अभी तक। और जो इसकी जो तलहटी है, यदि रिफ्ट घाटी है तो इसकी तलहटी समान होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी तलहटी असमान है। इसके आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। तो अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है सागर का अपगमन, यानी कि सागर का पीछे हट जाना। उत्तरी भारत मैदान की उत्पत्ति के संबंध में सागर का अपगमन का सिद्धांत ब्लैंडफोर्ड महोदय द्वारा 1876 में प्रस्तुत किया गया। इयोसीन युग की यदि बात करें तो इस युग में जो प्रायद्वीप जो है, भारतीय का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ चुके हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स वाला वीडियो में आप इसको देख सकते हैं पूरा, कैसे कहाँ से जो अलग हुआ, कैसे टूटा अलग आगे।
इस युग में एक सागर था जो पूरब में असम से जो इरावदी, इरावदी एक नदी है, ये कहाँ पर है, भारत में है क्या, इसको पता कीजिए। और इरावदी नदी क्यों फेमस है, इसको भी थोड़ा पता कीजिए। इरावदी से लेकर सिंधु घाटी, लद्दाख, पंजाब व बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। हिमालय पर्वत के उत्थान के समय सागर में अवसाद एकत्रित होते गए और अवसादन एवं अवतलन की इन लंबी प्रक्रियाओं के कारण यह सागर पूरी तरह से भरकर समतल रूप धारण कर गया। क्योंकि कई बार इसे मतलब इसमें अवतलन भी होता गया, ये जो तल था उसका वो ऊपर उठता गया, और इसमें टेक्टोनिक मूवमेंट से भी और ऊपर से आने वाले जो अवसाद थे, यानी कि आंतरिक बल से भी और बाह्य बल से भी यहाँ पर हलचल होती रही और ये भरता गया, और जिसके कारण ये मैदान पूरा समतल मैदान में बदल गया। अब सागर अवगमन के सिद्धांत के लिए जो कुछ ब्लैंडफोर्ड महोदय द्वारा कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल प्रदेश में चूने पत्थर का पाया जाना, राजस्थान में कुछ लवणीय झीलों का पाया जाना, इन झीलों में सांभर, राजसमंद, पुष्कर, पचपड़रा, नक्की, धीबा, ऐसे ये तो खैर बहुत सारे कुछ नाम दे दिए हैं। बहुत सारी झीलें हैं वहाँ राजस्थान में, एक लवणीय झीलें हैं। और कच्छ की खाड़ी में पाए जाने वाले द्वीपों का भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा होना, मतलब कि भारत का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसी पर जो कच्छ की खाड़ी में पाए गए कुछ द्वीप, यानी कि समंदर का, ये बताता है कि समंदर का विस्तार उन क्षेत्रों तक था। और चूने पत्थर की चट्टानें जो कि उत्तराखंड वगैरह में देखी जाती हैं, इस ये भी प्रमाण है कि दिखाया जाता है कि सागर भी वहाँ तक था, कभी सागर रहा होगा यहाँ पर। और कच्छ की खाड़ी में पद्वीप, और सुंदरवन डेल्टा में बंगाल की खाड़ी में विस्तार। और जो सुंदरवन डेल्टा है ये बंगाल की खाड़ी में इसका विस्तार है, काफ़ी दूर तक इसका एक मतलब एक ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर है। ये जो हिस्सा जो आज स्थल का है, यानी कि वो कभी सागर का था। और बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश के तट पर नए द्वीपों का उत्थान, ये सारे जो प्रमाण हैं इसके द्वारा ब्लैंडफोर्ड महोदय ने इसको साबित करने की कोशिश किया कि ये सागर था। यहाँ पर सागर धीरे धीरे पीछे हट गया और ये एक मैदान का रूप ले लिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यदि अरब सागर बंगाल की खाड़ी का जो स्तर है वो यदि 1 मीटर बढ़ जाए, ऊंचा हो जाए, तो गंगा का मुहाना जो है फरक्का बैराज तक पहुंच जाएगा और ये जो सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र है जो वो पूरी तरह से सबमर्ज कर जाएगा, वो डूब जाएगा। तो दोस्तों ये राजस्थान का मैप है और इसमें जो अलग अलग झीलें हैं उसको दिखाया गया है। आप ये सेलाइन लेक और फ्रेश वाटर लेक का अलग अलग सिंबल है, इसको देखिए और इसको डिनोट कीजिए अपने मैप पर। अब है कि भारत के उत्तरी मैदान में बहुत से सागरीय जीवाश्मों का पाया जाना, वहाँ पर कुछ कई बार सागरीय जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जैसे कि आप गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी पर जो सालिग्राम पाए जाते हैं, सालिग्रामी, वो भी एक तरह के जीवाश्म है। वो जो मरीन फॉसिल है वो छोटे समुद्री जीवों के जीवाश्म है, जिस पर वो पूरा एक सेल बन जाता है और उसको हम लोग सालिग्राम या फिर अलग अलग नामों से जानते हैं उनको। उपरोक्त प्रमाणों के बावजूद भी इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इस अवधारणा को उत्तरी भारत के मध्य एवं पूर्वी भाग में पाए गए, हाँ, उत्तरी भारत और जो मध्य भारत में कुछ लवणीय झीलें भी देखी गई, इनके बारे में यह व्याख्या नहीं कर पाता, जिसके कारण इसकी मान्यता नहीं है। अब एक और चीज़ है कि ये टेथीस सागर का अवशिष्ट है। टेथीस सागर क्या है? भूवैज्ञानिकों एवं भू आकृति वैज्ञानिकों के अनुसार भारत का जो उत्तरी मैदान है टेथीस सागर का अवशिष्ट भाग है। इस अवधारणा के अनुसार शिवालिक पर्वत के उत्थान के पश्चात, जो शिवालिक पर्वत हिमालय का जो दक्षिणी हिमालय है, सबसे दक्षिणी हिमालय का जो सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है, श्रृंखला है, उसे शिवालिक बोलते हैं। शिवालिक के उत्थान के पश्चात टेथीस सागर का अवशेष भाग एक बृहद द्रोणी थी। ये जो पूरा एक बेसिन था जो पूर्व में बंगाल से लेकर अरब सागर तक फैली हुई थी। हिमालय से निकलने वाली नदियों के निक्षेपों के कारण सागर बढ़ता गया और वर्तमान अपने रूप में आ गया। और आधुनिक मत इसके बारे में क्या है? आधुनिक मत के अनुसार उत्तरी भारत का मैदान एक विशाल अवतलन झील का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवतलन अथवा धसाव की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण हुआ और टेथीस सागर के दक्षिणी छोर पर मुलायम अवसाद एकत्रित होते गए, जो अवसाद बाद में उठ गए और अर्थात उनका उत्थान हुआ और अवतलन में अवसाद जमा होने से उत्तरी भारत का विशाल मैदान का उत्पत्ति हुआ। लेकिन इसके लिए एक और भी सिद्धांत है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे ये पर मतलब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब भारत करीब आ रहा था तो इसके बीच में एक समुद्र बना और धीरे जैसे ही ये प्लेट उत्तर की ओर खिसकता गया
इसमें उत्थान, ये जो समुद्र है, सागर है, वो छिछला रूप धारण कर गया और धीरे धीरे यह एक नदी के रूप में बन गया, जो कि अटलांटिक से लेकर इधर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। तो अटलांटिक यानी कि ये पहले भूमध्य सागर और भूमध्य सागर फिर अटलांटिक से जुड़ा हुआ था। तो फिर और ये एक नदी का रूप धारण करके, जिसे इंडो ब्रह्म नदी के नाम से जाना जाता है अध्ययन में, ये क्षेत्र पूरा एक बहुत चौड़ी एक नदी में बन गया। और फिर बाद में ये, और इस दोनों ओर से जो कटाव हो रहा था, इसके जो अवसाद आ रहे थे, और ये इस क्षेत्र में भरता गया। और फिर इस क्षेत्र में फिर दिल्ली रिज का उत्थान हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दो भागों में बट गया, एक सिंधु का और दूसरा गंगा का। और फिर इसके द्वारा, और ये इसका क्षेत्र में भराव होता गया, उत्थान हुआ। जब टक्कर हुई तो फिर इस क्षेत्र में उत्थान भी हुआ, और उत्थान हुआ तो फिर और एक दोनों साइड यहाँ पर दो तरह की शक्तियाँ काम किया। एक तो यहाँ पर उत्थान भी हुआ और दूसरे ऊपर से जो अवसाद आ रहे थे उन्होंने भी इस क्षेत्र को भरने का काम किया, और फिर ये सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान की उत्पत्ति के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सिंधु के मैदान का, और सिंधु का जो मैदान है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसका निर्माण के बारे में तो ऑलमोस्ट बता चुके हैं। तो फिर उसका जो क्षेत्र है किस किस स्टेट में पड़ता है, और उसके आसपास का क्षेत्र, वहाँ का जो कृषि, वहाँ की अर्थव्यवस्था, इन सब पर बात करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।